मिला मुझे। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ और मैं कविता भी वैसा ही करता हूँ, क्या करे, ऐसा ही है दार्जिलिंग में। मैंने अनुपमा जी को पूछा था कि मुझे करना क्या है वहाँ पर, क्योंकि मैं तो बेसिकली पोएट हूँ, कवि हूँ, मैं कविता ही कर सकता हूँ, उसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अनुपमा जी ने बोला कि नहीं, आप कुछ भूलिए, आपने अपना बात रखिए। ये पहली बार है कि मैं इतना अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि मैं कविता से ही अपनी बात रखता हूँ ज़्यादातर, और उसी बहाने दो चार बातें मैं अपना भी कर लेता था। तो इस बार ये पहली बार हुआ कि मैं अपनी कुछ बातें ही कर सकता हूँ, है ना। हाँ, तो मैं कुछ लिख के लाया हूँ क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं ज़्यादा बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, मुझे इतना ज़्यादा बोलना भी नहीं आता। तो जो कुछ भी है तो उसको मैं लिख के लेके आया हूँ यहाँ पर, मैं आप लोगों को ही सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये कवियों मेरा दोस्त है, कविता सुनाएंगे और ध्यान से कविता सुनिएगा, क्योंकि कल भी मैंने वहाँ बैठ के कविता सुना, लेकिन भाषा नहीं आता, लेकिन मुझे उन लोगों का एक्सप्रेशन, वो लय, कुछ शब्द जो होते हैं वो मैं वहाँ बैठ के सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये वर्ड तो मैं भी यूज़ करता हूँ, वो भी करते हैं यार। हाँ, ये कुछ है इस पर, मैं ऐसे ही मैंने रिलेट करता हूँ पोएट्री से। मैं आपको ये साथियों की कविता सुनने के लिए आग्रह करता हूँ। बगदाद की एक कवि हैं जिनका नाम है सिनान अंतोन। उसकी एक कविता है, वो लिखता है, मैं खून में डूबी हुई ब्रश उठाई, मैंने रगत में, खून में डूबी हुई ब्रश उठाई और दीवार पर बनाई एक खिड़की। खून में डूबी हुई ब्रश उठाई और दीवार पर बनाई एक खिड़की। उस खिड़की से मैंने देखा दो दृश्य, एक युद्ध, दूसरी माँ। माँ कफन बुन रही थी अपने गर्भस्थ शिशु के लिए। सिनान अंतोनू बोल के एक कवि है बगदाद के, ईरान इराक युद्ध वो नज़दीक से देखा है, भोगा है उसने। एक युद्ध क्या करते हैं इसने लिखा है। जीवन, युद्ध जीवन को क्या देता है, इस सवाल का जवाब आज के दौर में देना बहुत कठिन हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग युद्ध हो ही गया था, है ना। शुक्र है डोनाल्ड ट्रंप को व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुका दिया है ना। यही चल रहा है ना देश में, यही चल रहा है। यही थर्ड पार्टी विचार चेतना आज की सबसे बड़ा संकट है। अब हम अपने लिए खुद निर्णय नहीं ले सकते, हमारे लिए कोई और ही निर्णय लेता है। यही आज का सबसे बड़ा संकट है। जिंदगी हमारे हाथ में न होना सबसे बड़ा संकट हो गया। यह चेतना, ये विचार, ये वाणी, किसी पर भी हमारा नियंत्रण नहीं रहा। लगता है जैसे हम सब कठपुतलियां बन गए हैं और कोई हमें चला रहे हैं। आप हम अभी इसी समय में जहाँ हम ये भी नहीं पता कि अब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। अब लोकतंत्र की परिभाषा वो भीड़ तय करती है जिसके पास खुद का विवेक नहीं होता। भीड़ का विवेक जो है उस कारखाना में गड़ जाता है जहाँ हर इंसान के निजी विवेक को
एक अंधेरे कारागार में बंद कर दिया जाता है, कर दिया गया है। आज इंसान ने अपनी आंखों से देखना छोड़ दिया है, अपने दिल से कांपना छोड़ दिया है, खुद का दिल से कांपना भी छोड़ दिया है, अपनी आंखों से रोना भी छोड़ दिया है, अपनी चेतना से सोचना भी छोड़ दिया है। इंसान अब मशीन बन गया है, रोबोट बन गया है। कौन बना रहा है? कौन बना रहा है ऐसा? ऐसे संकट में आप क्या करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूं वो मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप पूछें कि इस संकट में आप क्या करते हैं, तो मेरा सीधा उत्तर है, ऐसे संकट में मैं कविता के सहारा लेता हूं। मुझे लगता है अगर आपकी चेतना का कोई अभिभावक हो सकता है तो वो कविता ही है। अगर कोई जीवन में फिर से जीवन लौटा सकता है, फिर से विवेक जगा सकता है, आंखों में फिर से दृष्टि लौटा सकता है, तो वो केवल कविता ही है। इसीलिए कविता लिखना एक बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है दोस्तों। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं 45 का हो गया उम्र। अब तक मुझे ये दिखना होता है ना, कविता ने ही सिखाया। जीवन जगत को समझना सिखाया। प्रकृति इंसान के बीच का जो प्रेम है उसको समझना सिखाया, खुद को पहचानना सिखाया। इसी कारण आज दूर कहीं किसी कोने में चुपचाप अपनी धुन में जी रहा मैं आज आप लोगों के सामने हूं। इसीलिए जहां से मैं आता हूं और जो मैं हूं उस बारे में इस देश के 90% लोगों को जानकारी तक नहीं है। मैं कौन हूं? मैं कौन जानता है मुझे? देश के 99 लोग जानकारी तक नहीं। इसलिए मैं यहाँ कुछ अपने बातें रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से आप दार्जिलिंग और वहाँ की भाषा, गोरखा जाति, वहाँ का जीवन और वहाँ की असमानता को आप समझ सके। कुछ दिन पहले की ही बात है अनुपमा जी, एक कवि मित्र ने 25 मई को दार्जिलिंग में आयोजित कविता पाठ के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। होने वाला है 25 मई में। मैंने पोस्टर साझा करते हुए फेसबुक पर लिख दिया, विकास की राजनीति करने वाली इतनी तरक्की कर रही है कि अब कविता के कार्यक्रम ही नहीं हो रही। तो विकास बहुत हो रहा है, लेकिन पोएट्री का कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा। शुक्र है कि मेरे मित्रों साहस किया और कार्यक्रम रखा। इस दिन मैं साहब को जिंदा इंसान पसंद नहीं शीर्षक का कविता सुनाऊंगा। साहब लोग आपको कविता सुनने से रोक सकते हैं, डरिए मत, कविता सुनने के लिए जरूर आइएगा। फिर क्या हुआ, आयोजकों में से, ऑर्गेनाइजरों में से एक कवि ने मुझे फोन किया और बोला, तुम्हारे बयान में राजनीति दिखती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ बता रहा हूं आप लोगों को मेरे बारे में। हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम राजनीति नहीं करना चाहते, कोई संकट नहीं चाहते, वो पोस्ट हटा दो।
तुम कविता में राजनीति करो, लेकिन कार्यक्रम को लेकर राजनीति मत करो। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। अगर एक कवि को राजनीति की समझ नहीं है तो वो समाज को सही दिशा कैसे देगा? कैसे देगा? वो मेरे फेसबुक पोस्ट से डर रहे हैं। क्यों? कौन डरा रहा है? वो खुद डर रहे हैं क्या? जिसे भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार, आप लोगों को मालूम है ममता बनर्जी की सरकार है वहां पर, और स्थानीय राजनीति तीनों मिलकर दार्जिलिंग तहस नहस कर दिया। वो बोल रहे हैं कि कविता के कार्यक्रम में राजनीति मत करो। केंद्र करे तो ठीक, राज्य करे तो ठीक, स्थानीय राजनीति के लोगों करे तो ठीक, लेकिन एक कवि राजनीति नहीं कर सकते। क्या बात है भाई? क्यों? कौन बोला है? संविधान में लिखा है क्या ऐसा? बीजेपी सरकार पिछले 15 वर्षों से दार्जिलिंग को गोरखालैंड नामक अलग राज्य का वादा करके भीतर से तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। उसे वो नहीं देख पा रहा, लेकिन मेरी फेसबुक पोस्ट से राजनीति देख रही है वो। क्यों? वर्षों से पश्चिम बंगाल सरकारों ने दार्जिलिंग पर जो हुकुमशाही चलाई है, जिसे पूरे पहाड़ की संपदा नष्ट हो चुकी है, वो नहीं दिख रहा, लेकिन मेरी पोस्ट में राजनीति दिखती है। क्यों? क्यों? ये कैसी वैचारिकता है भाई? एक कवि का ऐसा वैचारिकता होना समाज के लिए लाजमी है क्या? नहीं होगा ना। मैं चकित हो जाता हूं ऐसा सोचकर। लेकिन अब आप समझ चुके होंगे कि दार्जिलिंग में लोकतंत्र की क्या स्थिति है। यह एक साधारण कार्यक्रम भी अपने मन से नहीं कर सकता दार्जिलिंग में। हम हर समय इसी डर में जीना होता है कि सत्ता वाले कुछ ना कर बैठे। फील्ड मार्शल सैम बहादुर मानेकशॉ, मालूम है ना आपको? उसने कहा था ना, अगर कोई कहे कि उससे मरने से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो वो गोरखा है। देखिए गोरखा की हालत क्या हो गई है पहाड़ में, दार्जिलिंग में। उसी गोरखा की संतान मेरी एक फेसबुक पोस्ट से डरता है। ये मानेकशॉ झूठ बोल रहे हैं क्या? मानेकशॉ झूठ बोल रहे हैं? मरने से नहीं डरता है। अगर कोई बोलेगा या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। हाँ, मार्शल रेस जो योद्धा जो होता है वो गोरखा है, लेकिन उसका नेटिव, उसका अपनी जगह में उसका स्थिति क्या है, ये मानेकशॉ नहीं बताते। देश का कोई भी आदमी नहीं बताते कि वो किस हालत में है इसी देश में। साथियों, इसीलिए याद रखिएगा, एक डरा हुआ कवि समाज को भी डरपोक बना देता है। एक डरा हुआ कवि समाज को भी डरपोक बना देता है। कभी डर रहे हो, लेकिन कविता क्रांतिकारी लिख रहे हो, वो पाखंडी है, कभी नहीं है। लेकिन ऐसे वो खुद नहीं है, उसे ऐसा बनाया गया है। ऐसा पाखंडपन सिर्फ उसे नहीं मारता, बल्कि पूरे समाज को मार देती है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चेतना को कुचल देती है। इसीलिए मैं कविता पर विश्वास करता हूँ। जो कविता लिख रहे हो, अगर वो पाखंडी हो गया तो आप जिस कविता को विश्वास कर रहे हो वो कभी पाखंड निकले तो क्या होगा? आप जो कविता पढ़ रहे हैं
वो पाखंड कवि ने लिखा हो तो क्या होगा? वो खुद डर रहे हैं और आपको डरना मत बोल रहे हैं, तो क्या होगा? बहुत जिम्मेदारी की बात है कविता, दोस्तों याद रखिएगा। इसलिए मैं कविता पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि जो समाज को मरने से बचा सकता है तो वो सिर्फ कविता ही है। मैंने 1996 से लिखना शुरू किया, जब भूटान तो मालूम है आपको, भूटान सरकार ने एक राष्ट्र एक नीति लागू कर नेपाली भाषी समुदाय को लगभग 1,08,000 लोगों को देश से निष्कासित कर दिया। भूटान के नेपाली भाषी नागरिकों को केवल उन लोगों का सिर्फ एक ही मांग था, भूटान में नेपाली भाषा को मान्यता मिले और उनकी सांस्कृतिक अस्मिता को रक्षा हो, बस इतनी सी मांग। भूटान द्वारा अपने ही नागरिकों को स्वीकार न किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHRCR भी बोलते हैं उनको, इसने भूटानी शरणार्थियों को अलग अलग देश में पुनर्वास किया। देखिएगा, आज वे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, यूके जैसे देशों में है। जो लोग अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही हो, उन्हें आप वो सब कुछ खो दिया, भाषा भी खो दिया, संस्कृति भी खो दिया, उसके पास अब क्या है? नीदरलैंड में वो नेपाली बोल सकते हैं क्या? हाँ, अमेरिका में वो नेपाली बोल सकते हैं क्या? अपनी भाषा नहीं बोल सकते अब। लेकिन लड़ाई किसकी की थी? भाषा के लिए की थी, अपने संस्कृति को सुनिश्चितता के लिए की थी। लेकिन अब वो कहाँ है? तहस नहस कर दिया है। कुछ परिजनों, मेरा भी उन शरणार्थियों में से थे, उनकी पीड़ा सुनकर मैंने पहली बार कविता लिखी थी जिसका नाम था घर लौटने के लिए। एक दिन ना एक दिन तो वो लौट ही जाएगा, उसका लड़ाई जारी रहेगा। इसका मतलब ये है कि एक कवि को किसी बात से भीतर से जलाना चाहिए, चुभना चाहिए, पीड़ा होना चाहिए, तभी ना वो लिख सकता है ना। जब किसी ने अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पूछा था एक बार कि मैं भी आपकी तरह लिखना चाहता हूँ, लेखक बनना चाहता हूँ, तो हेमिंग्वे ने भी उनको पूछा था, तुम्हारे पास घाव है? अगर घाव है तो लेखक बन जाओगे, मेरा ये टिप्स है। दुनिया जो समझते हैं, जानते हैं, वो यही बोलते हैं कि ये ऐसे ही साधारण बातें नहीं है कविता करना, लिखना। खुद अंदर से जलना चाहिए, कुछ होना चाहिए, फील करना चाहिए। अगर नहीं हो तो टाइम पास के लिए भी काम कर सकते हैं, वो मनोरंजन के लिए भी कर सकते हैं, उसका कोई छकावार नहीं है, रोक टोक नहीं है इस गणतंत्र में, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी कविता से हमें क्या मिलेगा? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सवाल यही है। 87 में मेघालय के पूर्वी हिस्से में रहने वाले नेपाली भाषा समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क गई। इसमें लगभग 15,000 नेपाली लोगों को राज्य से निष्कासित किया, मेघालय से। आप सब जानते हैं कि ये देश में कोई भी गोरखा के चेहरे देखकर यही बोलते हैं ना कि ये चिंकी है, ये मिंकी है, ये मोमो है, कोरोना है। मैं थोड़ा
आपकी तरह हूँ। सारी गोरखा ऐसा नहीं होते, लेकिन बोलते हैं ना, सुना होंगे आप लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस देश में खड़े होना बहुत कठिन है। क्यों है ये आप भी समझते हैं, तो मैं भी समझता हूँ। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये नेपाल से आए हुए घुसपैठिया है, क्योंकि नेपाल में भी नेपाली भाषा बोले जाते हैं ना। जैसे कि पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा बोलते हैं, तो बांग्लादेश में भी बंगला भाषा ही बोलते हैं ना। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी नहीं बोलते, लेकिन हमें नेपाल के घुसपैठिया बोलते हैं। क्यों भाई, हम अपनी देश में अपनी भाषा नहीं बोल सकते क्या? अगर हम बोले तो हम नेपाल के घुसपैठिया बन गए। आप लोग समानता की वैचारिकी की बात में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ऐसा है वहाँ स्थिति। इस देश में कोई असुरक्षित है तो वो सिर्फ हम जैसे अल्पसंख्यक ही है। नारियां हैं, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, दलितों है। हम जैसे थोड़ा थोड़ा असुरक्षित है कि नहीं है, इसीलिए हमें लड़ना पड़ रहा है ना। गोरखा भी ऐसा ही एक अल्पसंख्यक है। मैं उसी समुदाय का एक कवि हूँ। हजारों कमजोरियों के साथ, हजारों दुखों और हजारों सपनों के साथ उलझा हुआ एक कवि हूँ। बहुत कमजोर कवि हूँ भाई मैं भी। इस देश में बड़े बड़े चिंतक हैं, महान बुद्धिजीवी हैं, प्रतिष्ठित लेखक कलाकार हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। मेरे पास तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें हैं अनुपमा जी। मुझे ये छोटी छोटी बातें कहने के लिए आपने बुलाया, इसके लिए आयोजकों को आभार व्यक्त करता हूँ। मैं 30 साल से लिख रहा हूँ। अब तक 6 कविता संग्रह है, एक नॉन फिक्शन है, एक और स्टोरी कलेक्शन भी है। मैं कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लोकप्रिय लेखक नहीं हूँ, आप लोगों को पता है। एक छोटी सी पहाड़ की साधारण लेखक हूँ। मैं वहाँ का एक पत्रकार हूँ, लोकल पत्रकार, जर्नलिस्ट। आपको बता दूं कि 2023 में सिक्किम की लोहनाक झील फट गई और चुंगथांग डैम को ध्वस्त किया। एक डैम को ध्वस्त किया। तीस्ता नदी में विनाशकारी बाढ़ आ गया। 14 लाशें मिले, सैकड़ों आज भी लापता हैं। 2000 से अधिक घर प्रभावित हुए, लोग प्रभावित हुए, खेत बाड़ी सब प्रभावित हुए, दुकान पाट सब चला गया, कुछ नहीं रहा, जमीन सब चला गया। ऐसे में पुनर्वास कैसे करें? उन लोगों को मुआवजा कैसे दिलाएं? उन्हें सुरक्षित स्थानों पे कैसे पुनर्वास किया जाए? इन सब मुद्दों को लेकर मैं वहाँ के विशेषज्ञों से मीडिया में आवाज उठा रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इतनी बड़ी आपदा को भी राष्ट्रीय आपदा घोषणा नहीं की, और मोदी सरकार ने भी इसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में कोई आर्थिक सहयोग नहीं दी। इतने लोग मरे, अभी भी तबाह हो चुके वो क्षेत्र। न राहत आई, न मुआवजा मिले, न घर बने, न पुनर्वास हुआ। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं, आपको मालूम है। लेकिन पश्चिम बंगाल के कुल जो राजस्व है ना, दार्जिलिंग 30% योगदान करते हैं। 30% सबसे बड़ा योगदान है ये वेस्ट बंगाल के लिए। राजस्व, टोटल राजस्व का 30% सबसे अधिक 23 जिलाओं में से। सोचिए दार्जिलिंग के संसाधन कितने मजबूत हैं, क्या क्या नहीं है वहां पर, सब चीज है। लेकिन दोहन कौन करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तीस्ता आपदा के समय जब हमारे लोग प्रभावित हुए
वो दो ही सरकार चुपचाप रहे। मैं इस पर सवाल कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, तो इसी वक्त हुआ क्या कि स्थानीय सत्ता ने मुझे, बंगाल जो स्थानीय सत्ता जो है वो बंगाल से मिलकर काम करते हैं, उनके गुंडों ने मुझे मारने की कोशिश की, जानलेवा हमला किया। फिर भी मैंने बोलना नहीं छोड़ा, मेरा काम ही है ना बोलना। अगर मैं ही चुप रहा तो मीडिया के भरोसे में रहे लोग क्या करेंगे, वो भी चुप रहेंगे ना। अब मुझे 17 केसेस हैं, बहुत कोशिश कर रहा है कि ये चुप हो जाए। मैं जैसा गरीब कभी एक छोटी मोटी सी एक पत्रकार जो लोगों के लिए बोल रहे हैं ना, समझिए कि 13 केसेस हैं। और क्यों भाई, एक केस का कितना खर्चा है, बहुत खर्चा आता है ना। वो समझ रहे कि ये गरीब है, अगर इसका कोर्ट में केस किया जाए तो ये चुप रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अभी भी मरे हुए लोग नहीं है दार्जिलिंग में। मेरा काफी सारे वकील साथियां हैं, वीरेंद्र रसायली है, बहुत काफी दोस्त है मेरा, वो खुद लड़ रहे हैं मेरे लिए। तो अगर एक आवाज आप उठा सकें, एक आप मत डरिएगा, तो साथ देने वाला बहुत रहेंगे, बहुत रहेंगे। आप ही हार जाएंगे तो सभी समाज ही हार जाएंगे। मैं अभी इन्हीं दोस्तों के बल लड़ रहा हूं, ये जनता के बल जो बोल नहीं सकते उन लोगों के लिए काम कर रहा हूं। कोई बात नहीं, बढ़ते रहेंगे ये केसेस, इसलिए तो हूं मैं, है ना। वही मुझे बनाता है, मैं खुद नहीं बनता भाई, आप खुद नहीं बनते, वही आपको बनाता है। लेकिन क्या बनना है वो चॉइस आपको करना है, उसका बनना है कि अपना बनना है, खुद का बनना है, ये चॉइस आपके पास है। आप क्या चूज करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग तो उन्हीं के पास जाते हैं ना, क्योंकि वहां सुरक्षा है, सब कुछ है, बल्ले बल्ले है वहां पर। इधर केसेस होंगे, मारपीट होंगे, चाकू होंगे, बंदूक होंगे, तो कोई भी चाकू के पास नहीं जा सकते ना। लेकिन यही है सबसे बड़ा, अगर जिंदगी में कोई भी किसी वक्त भी चूज करना पड़े अपने खुद का दिमाग लगाकर, तो जिंदगी के पक्ष में जाइएगा, जीवन के पक्ष में जाइएगा, लोगों के पक्ष में जाइएगा। एक कवि ऐसा ही करता है, अगर वो नहीं करते तो वो कवि ही नहीं है ना। पक्का बोल रहे हैं। हाँ, अगर कोई भी इंसान सामाजिक मुद्दों में संवेदनशील नहीं बने तो सोचना चाहिए कि मैं हूं कौन। मैं मरा हुआ एक आदमी हूं या एक संवेदनशील कवि हूं। कुछ भी फील नहीं हो रहा है भाई, बहुत कुछ हो रहे हैं नजदीक में इधर उधर, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। तो क्या है, मैं क्या बन गया। मैं संवेदनशील हूँ, मेरे पास दिल है, मेरे पास दिमाग है, या मैं मुर्दा बन गया। ये टेस्ट करिएगा, ये होना जरूरी है। सबसे पहले आप अपने आप को जानना चाहिए। तो जब आप अपने आप को जानोगे ना, तभी आप सोसाइटी को जान पाओगे। सबसे पहले आप ना जानना, मुझे आप पहचानना चाहिए, खुद को पहचानना चाहिए। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में अभी एक घटना हुई दार्जिलिंग में कि एक दोस्त को ये सर में मार दिया, वो रॉड ने मार दिया। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में 25,000 टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, नौकरी से निकाल दिया। आप लोगों को मालूम है पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ है। 25,000 नौजवान जो टीचर्स थे
सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेदखल कर दिया रोजगार से। क्यों? क्यों? क्योंकि नेता लोग उसको व्यापार कर रहे थे, नौकरी की व्यापार। पैसा लो, पैसा दो, नौकरी ले लो, है ना? तो हुआ क्या कि वहाँ एलिजिबल लोग भी थे, बड़े लोग भी थे जो किनार में वो उसका नौकरी नहीं मिला, तो वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा घोषणा किया। तो वही अवस्था दार्जिलिंग में भी है। पैसा लेता है, नौकरी देता है। तो पढ़े लिखे जवान लोग क्या करेंगे? वो तो नेता के पास भी नहीं जा सकते, झंडा भी नहीं बोक सकते, वो चाटुकार भी नहीं कर सकते। पढ़े वे लोग हैं, एलिजिबल है। तो उसने केस किया। जब उसने केस किया और केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो धराशायी होने वाला है ये पॉलिटिकल पार्टियां जिसने इसका व्यापार किया, वो उसको मारने की कोशिश की। वो मेरा दोस्त है सुदन गुरुंग, अभी लड़ रहा है वो। अब ऐसा मत समझिएगा कि मैं ही ऐसा हूं, काफी दोस्त हैं ऐसा जो दार्जिलिंग में लड़ रहा है। मैं कुछ छोटा छोटा बात करूंगा। नौकरी का जो धंधा करने वाले हैं उनका अब खैर नहीं, क्योंकि लड़ाई काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब एक बात बताइए मुझे कि आपका जो मुख्यमंत्री है, जिस भाषा में बोलते हैं आप समझ लेता है कि नहीं? आपका मुख्यमंत्री किस लैंग्वेज में बोलते हैं? कन्नड़ में ना। लेकिन मेरा मुख्यमंत्री किस भाषा में बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता ना। वो बंगाली में बोलता है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं भाई। वो मुझे शासन करती है ना, जो मुझे शासन करती हो उसका लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आए तो होगा क्या भाई? मेरे विरुद्ध में कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं, खुद मेरे सामने बोल सकते हैं मैं तुझे मार दूंगा, मुझे तो समझ में नहीं आता ना। ओके मैडम बोल सकता हूँ ना मैं, मार दो मुझे। देखिए ये लैंग्वेज जो है ना, भाषा जो है, ये बहुत गंभीर चीज है, गंभीर मामला है। ये मुख्यमंत्री अगर मेरे भाषा नहीं जानते तो उसको सीखना चाहिए, है कि नहीं? 2017 में हुआ क्या, दार्जिलिंग 1980 से दार्जिलिंग में एक एजिटेशन हुआ जिसका नाम था गोरखालैंड स्टेटहुड डिमांड का आंदोलन। हम गोरखाओं जो है वो बंगाल से अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि इसका इतिहास भी अलग है। भारत के स्वाधीनता के आगे और पीछे भी दार्जिलिंग के स्टेटस अलग ही रहा है। वो प्रशासनिक सुविधा के लिए ही बंगाल में उसको रखा। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके उसको मूवमेंट को दबाया और एक लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, ये 80 में मिला था। तो 2011-12 में मिला गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्षेत्रीय एक प्राधिकरण है। वो एक ऐसा क्षेत्रीय प्रशासन दिया, वो बोला कि तुम्हें हम गोरखालैंड तो नहीं दे सकते, स्टेटहुड तो नहीं दे सकते, स्टेट तो नहीं दे सकते, तो एक निकाय दूंगा, तुम वही चलाओ। तो अभी राजनीति हो क्या रहा है कि वो इसी के लिए राजनीति हो रहा है। वो जो निकाय दिया हुआ है ना, इसी में। तो उसे लगता है कि ये तो हमें मिलके काम करेंगे, दार्जिलिंग के लोग स्टेट से मिलके ही काम करना पड़ेगा इससे। तो 2017 में वो बोला कि बंगला भाषा अनिवार्य बनाओ, स्कूल्स में बंगला भाषा क्या बोलते हैं उसको, हाँ एकदम पढ़ना पड़ेगा। क्या हाँ कंपलसरी फर्स्ट लैंग्वेज में। तो हुआ क्या कि नेपाली भाषा भी भारत ने संविधान में मान्यता दी है, मेरा खुद का लैंग्वेज है, तो फर्स्ट लैंग्वेज तो वही हुआ ना, वो तो उसका तो सेकंड लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो गड़बड़ हो गया। हम नहीं चाहते कि
हम चाहते हैं बंगला सीखना, हिंदी सीखना, अंग्रेजी सीखना, क्योंकि मेरा स्कूल्स में तो अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं। पता नहीं कब से ये अंग्रेजी आ गया स्कूल्स में, नेपाली को आउट करके, है ना। लेकिन हम सीखेंगे, ममता बनर्जी भी सीखेंगे क्या नेपाली भाषा? हम जरूर सीखेंगे, कोई बात नहीं है। दार्जिलिंग में कंपलसरी होगा, लेकिन नेपाली बंगाल में कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अब हॉस्पिटल जाएंगे दार्जिलिंग में तो डॉक्टर कौन, किसके भाषा बोलते हैं? बंगाली भाषा बोलते हैं। हमारे लोग भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, उसका अपॉइंटमेंट नहीं देता दार्जिलिंग में, अंदर से नीचे से आता है डॉक्टर। थाना जाएंगे, एसपी, आईसी, डीएसपी कौन रहता है? नीचे का रहता। वो मेरी भाषा नहीं जानता। अगर मैं कोई भी क्राइम करूं, अगर नहीं भी करूं, तो किसी ने ऐसा केस डाल दिया तो मैं एसपी के पास गया और बोला कि मैं बेकसर हूं नेपाली में, मेरा अपने लैंग्वेज में, वो समझ लेता है क्या? मेरी भाषा ही नहीं समझते तो क्राइम कैसे समझेगा वो? अगर डॉक्टर को मेरी माँ ने बोला कि मेरो भित्र यहाँ कट्ट कट्ट खाइरहेछ, भित्रबाट मुटु पोलिरहेछ, हेरिदेऊ न डॉक्टर, कुछ समझ में आया? तो डॉक्टर को कैसे समझ में आएगा मेरी माँ क्या बोल रही है? तो सभी निकायों में उनका लोग है, तो उनको लगेगा ही कि हम जो बोलेंगे ये होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम लड़े और हमने जीता भी। दो ही शर्त हो सकते हैं कि हम सीख सकते हैं, तो मेरा भी सीखिए, क्योंकि आपका प्रशासनिक लोग जितने भी लोग हैं वो मेरी भाषा नहीं समझते, तो मुझे नहीं समझते ना। अगर मुझे ही नहीं समझते हैं तो शासन कैसे करते हैं? ये तो बहुत सारे बड़ा गड़बड़ हो गया ना। इसीलिए दार्जिलिंग के लोग, गोरखाएं बंगाल से अलग होना चाहते हैं और अपनी एक स्टेट के डिमांड कर रहे हैं सदियों से, 80 से लेकर अभी तक भी वहाँ लड़ाई है। दार्जिलिंग जो है ये एक चाय बागान है। टोटल दार्जिलिंग का जो जनसंख्या है उसमें 70% लोग हैं श्रमिक, चाय बागान में काम करते हैं। 70% 200 वर्षों से भी ज़्यादा हो गए कि वो लोग वहाँ काम करते हुए। 200 वर्ष अंग्रेजों के ज़माने से ही, अंग्रेज बाद में आए, शासन किए और फिर चला गए, हम वहीं रहे, है ना। ठीक 70%। इसका रोज कितना है मालूम है? 250 रुपया। 250 रुपया में आजकल होता क्या है? जो फर्स्ट होता है ना, सबसे पहले उगाई हुई पत्तियां टिपते हैं। 1 किलो का दाम कितना है? 5 लाख। 1 किलो का दाम 5 लाख और रोज 250। मिनिमम वेज तो लागू होना चाहिए ना। तो ये सप्रेशन क्यों कर रहे हैं? स्टेट भी चुप है, सेंट्रल भी चुप है, वहाँ का लोकल पॉलिटिकल पार्टी भी चुप है। क्यों है? क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। अब आपको पता नहीं होगा, मेडिसिनल प्लांट का हॉटस्पॉट होता है ना जोन, वर्ल्ड में सिर्फ 5 हॉटस्पॉट, 8 हॉटस्पॉट जोन है मेडिसिनल प्लांट का। हिमालय रेंज, वो एक रेंज हमारा है। रामदेव बाबा जो है ना, उसने कोशिश की थी 50 एकड़ जमीन लेकर ये सारा रिसोर्स को यूज करना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। काफी सारे रिसोर्स है, आप जाइए, ब्यूटी है एक तो, इसमें भी पैसा है, नदियां हैं, मिट्टी है, फूल्स है, फ्लावर्स, बहुत काफी चीजें खुद हम सस्टेन कर सकते हैं वहाँ पर।
30% रेवेन्यू हम देते हैं वेस्ट बंगाल को, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है। इसका मतलब यही हुआ ना कि हम खुद सस्टेन कर सकते हैं अगर स्टेट हो गया तो, लेकिन नहीं देता। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल चीन नज़दीक है, भूटान नज़दीक है, बांग्लादेश नज़दीक है, नेपाल नज़दीक है, 4 बॉर्डर के बीच में है हम। अगर एक भी चूक हो गया तो गोरखा लोग कैसा होता है, वो तो वारीवार होता है, लड़ाई करते हो तब, है ना। गड़बड़ को लेकर अभी तक हमारे जो मुद्दा है वो संबोधित नहीं किया, फिर भी हम अभी तक भी लड़ रहे हैं। अब कोशिश की कि हमारी भाषा छीनने की कोशिश की, हमें मूल आवाज़ थे गोरखाओं के वो टुटाने की कोशिश की थी। अब क्या कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल एक पॉलिसी लेके आया है, 5 डेसिमल जमीन का पर्जा पट्टा बोलते हैं ना, उसका कागजात वो दे रहे हैं श्रमिकों को। जो खुद जमीन का मालिक है उसको एक स्कीम की तहत 5 डेसिमल जमीन दे रहे हैं, और बाकी जमीन किसको दे रहे हैं? उद्योगपतियों को। क्यों? मेरा ही जमीन काट के, और जमीन का कागजात नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड एरिया है दार्जिलिंग शुरू से ही। भारत स्वाधीन होने से पहले भी वो कॉम्प्लिकेटेड था, अभी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए सिर्फ प्रशासनिक काम के करने के लिए मात्र वेस्ट बंगाल में एब्जर्व एरिया एक्ट 1954 एक आइन करके उसमें रखा गया है, इसीलिए नहीं है पर्चा पट्टा। लेकिन वो जमीन का मालिक तो दार्जिलिंग ही है ना, दार्जिलिंग के लोग ही है ना। अब इससे कैसे लड़ सकते हैं हम? मेरा खुद का जमीन काटकर उद्योगपतियों को दे रहे हैं और मुझे सिर्फ 5 डेसिमल का पट्टा कागजात दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना, क्या हम धीरे धीरे वहां से क्या हो रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं ना। तो लोग कौन आएगा? मैं 5 डेसिमल में रहूंगा, बाकी में कौन आएगा भाई? कोई आएगा ना, तो हम क्या रहेंगे वहाँ पर? इसीलिए ये लड़ाई चल रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कभी होकर ये क्या बात कर रहे भाई, ऐसे ही लग रहा होगा, ये तो राजनीति की बात करने लगे, ये तो कभी थे। यही बात कर रहा हूँ मैं, शुरू में भी आपको यही बात किया था, अभी यही कर रहा हूँ। यही समाज सरोकार की बात है। आप अपनी जमीन से नहीं जुड़े होंगे तो कविता कैसे लिखेंगे? अपनी लोगों को मुद्दा, आपके लोगों की परेशानियां आप नहीं समझेंगे तो कविता लिखते क्या है? क्या लिखते हैं हम लोग? आप जो है वही लिखना चाहिए, आप जो हो वही लिखना चाहिए। इसीलिए मैं ऐसा कविता कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और इसके बाहर मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम है, यही मालूम है मुझे, मैं ऐसा सरियल चीज़ें कल्पना नहीं कर सकते जो नहीं हो रहा। ऐसा क्या करें वो कल्पना करके? मेरे लोगों को क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को प्रबुद्ध करना है तो लिटरेचर सबसे बड़ा एक हथियार है। पोइट्री आपको जिंदा रखने के लिए पोइट्री काफ़ी है, लेकिन ईमानदार होना चाहिए कवि, वो ठीक से संबोधित करना चाहिए लोगों को, इश्यूज। यही कर रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा हो गया, चीट भी आ गया, तो जाते जाते मैं एक छोटी सी कविता करके विदा हो जाऊँगा, ठीक है? बोर तो नहीं हुआ ना? अच्छा, सॉरी साथियों, टाइम ले लिया मैंने। साहब को जिंदा इंसान पसंद नहीं है, ये छोटी कविता है। चलो थोड़ा सा हार देते हैं जिंदगी में, जिंदगी से अगर कह दूं तो आप मेरे सारे पानी सुखाने वाली आग तैयार कर देते हैं। चलो थोड़ा सा हार देते हैं जिंदगी में, जिंदगी से अगर मैं कह दूं तो आप मेरे सारे पानी सुखाने वाली आग तैयार कर देते हैं। चलो
थोड़ा सा जीत देते हैं जिंदगी में, जिंदगी को। अगर मैं कह दूं तो आप मेरी आग बुझाने वाले पानी तैयार कर देते हैं। मुझे सांस लेते देखकर आप मेरी हवा चुराने वाला दिमाग तैयार कर देते हैं। वैसे भी हथियार लेकर आता है आपकी अखबार और बैठता है मेरे जुबां पे। बोलूं तो होठों को गोली दाग देते हैं। चलो थोड़ा सा उगा भी ले जिंदगी को, जिंदगी में अगर मैं कह दूं तो आप मेरे सारे बीज मारने वाला एसिड तैयार कर देते हैं। चलो थोड़ा सा बोल भी ले जिंदगी में, जिंदगी से अगर मैं कह दूं तो आप मेरी आवाज बंद करने वाले गैस चेंबर तैयार कर देते हैं। क्या कहूं, थोड़ा सा हार जाऊं, ठीक है, थोड़ा सा हार जाऊं, मेरे सीने में बचे खून को हट्टा बाहर कर देते हैं। थोड़ा सा हार जाऊं, मेरे सीने में बचे खून को हट्टा बाहर कर देते हैं। थोड़ा सा जीतूं, मेरे सपने खोद कर हड्डियां निकाल लेते हैं। लगता है साहब को जिंदा इंसान पसंद नहीं है। चलो चुपचाप मर जाऊं, कह दो, साहब भी चुपचाप बैठ लेते हैं। मैं हिलूं डुलूं बोलूं तो साहब आंखें खोल कर देखते हैं। लगता है साहब को जिंदा इंसान पसंद नहीं है। लगता है साहब को जिंदा इंसान पसंद नहीं है। थैंक यू। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸುಮಾರು ಅವರು 1 ತಾಸು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ತಾಸಿನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು